हेलो बच्चों, नमस्कार, वेलकम बैक। ये हम लोग अपना जो हम लोग का एनसीईआरटी का डिस्कशन चल रहा था उसमें उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। और हमारे पास जो टॉपिक है दैट इज 1.1.11 और ये है वैद्युत द्विध्रुव, यानी कि हम लोग बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में। इलेक्ट्रिक डाइपोल होने यहाँ पर समझना है। तो किताब आपके साथ होगी, पेंसिल आपने ले रखा होगा, मार्कर हाईलाइटर आपने लेके बैठे होंगे और किताब के बगल में जगह तो दी ही जाती है। कभी आपने सोचा है जो आपकी एनसीईआरटी की बुक है या जो और अच्छी स्टैंडर्ड किताबें होती हैं उसमें इतना हिस्सा लिखा होता है, बाकी हिस्सा छोटा क्यों होता है? इतना हिस्सा छोटा होता है। कागज की बर्बादी करने के लिए क्यों कर रहे हैं भाई? इसमें भी लिख देते तो किताब थोड़ा कुछ 20-25 पन्ने तो असर पड़ ही जाता, पतली हो गई होती किताब हमारी। तो जरा समझो, ये एक स्टैंडर्ड इंटरनेशनल प्रैक्टिस है कि हम किताब को जब एक्टिवली यूज करते हैं तो हम पेंसिल के साथ लेके बैठते हैं और जो कुछ भी हम पढ़ रहे हैं बेसिकली होना ये चाहिए कि हर पैराग्राफ जो आप पढ़ते जाओ उस पैराग्राफ के बगल में पेंसिल से उस पैराग्राफ में किस आंसर, कौन सा क्वेश्चन जिसका आंसर मिल रहा है वो लिख दो। अगर या कुछ भी ऐसा लिख दो कि इस पैराग्राफ में पहली बार ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ, या इस पैराग्राफ कुछ भी आप लिख सकते हो, ये इस पे क्वेश्चन 2020 में आया है, या ऐसा कुछ कमेंट, ताकि आप जब अगली बार किताब पढ़ो तो इमीडिएटली वो क्लिक कर जाए। तो आप ना यहाँ हाईलाइटर कर रहे हो तो उस ब्रैकेट के बाद चीज लिख रहे हो पेंसिल से या पेन से, उससे हाईलाइटर करो। कुछ लोग कहते हैं अरे किताब गंदी कर दी है ये सब लिख लिख के। किताब को पढ़ने का तरीका क्या है? किताब आपका मतलब ये आपकी दोस्त है ना। आप इसके साथ विचारों को बांटो, अपने विचार इस पे लिखो, इसके विचार तुम सीखो। दोस्तों के साथ ये तो करते हो ना, उनके थॉट शेयर करते हो। किताब गंदा करना नहीं हो, किताब गंदा करना उसमें डायग्राम बना रहे हो, उसमें डूडलिंग कर रहे हो, दैट इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस। बट इस तरह लिखना, इसे तो जगह छोड़ी गई, जगह इसमें छोड़ी जाती है तो किताब काफी भारी हो जाती है, इसलिए मैंने उसका प्रिंट आउट चैप्टर वाइज निकाल रखा है। चलिए तो हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। 1.11 वैद्युत द्विध्रुव यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल। लिखा है परिमाण में समान एवं विजातीय बिंदु आवेशों Q तथा -Q का कोई युगल जिसके बीच पृथक्करण 2a है विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। दोनों आवेशों को संयोजित रखने वाली रेखा दिक् स्थान में किसी दिशा को परिभाषित करती है। परिपाटी के अनुसार -Q से +Q की दिशा द्विध्रुव की दिशा कहलाती है। -Q तथा +Q की अवस्थितियों का मध्य बिंदु द्विध्रुव का केंद्र कहलाता है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि हम एक पेयर की बात करें, एक युगल की बात करें। मान लो एक चार्ज है -Q और इतनी ही मात्रा का एक चार्ज है +Q, और सपोज इनके बीच की दूरी हमने मान लिया 2a। सवाल यहाँ उठता है सर दूरी ही मानना तो 2a क्यों माना, a क्यों नहीं मान लिया? देखो ऐसा होता है कि अक्सर जब हम लोग इसके डेरिवेशन या इससे जुड़ी हुई कुछ कैलकुलेशन करते हैं तो हमारा जो फोकस होता है वो इस द्विध्रुव का केंद्र होता है। हम इस पे एक्सिस मान करके इसके बाद रोटेट होता हुआ देखते हैं, इसके अबाउट इसमें कुछ मोशन होता हुआ देखते हैं, तो हम प्रॉब्लम वगैरह करते हैं। तो जब हम इसका मध्य बिंदु मानते हैं तो फिर हमें इन दूरियों की आवश्यकता होती है। भाई इन दूरियों को बताओ क्या होगा। अगर हमने ये पूरी दूरी a मान रखा है तो हम यहाँ पर a/2 करेंगे। अब वो जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का जो इश्यू होता है थोड़ा सा इसको अवॉइड करना चाहिए। इसीलिए इस स्थिति को हटाने के लिए हमने ऑलरेडी ये पूरी दूरी को 2a माना है। आधा करोगे तो भी a रहेगा, तो वो जो फैक्टर वाला इश्यू है वो यहाँ पर खत्म हो जाएगा। बस इसी कारण से हम इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को 2a मानते हैं। कुछ किताबें इसको बहुत ज्यादा महत्व नहीं देती हैं तो इन दोनों के बीच की दूरी को d कह देती है। d कह दिया तो d/2 जहां आवश्यकता होगी वहां हमें करना पड़ेगा, पर ऐसे इसको 2a कहा है। तो कहा है कि समान, परिमाण में समान, मतलब अगर ये 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम प्लस है या माइनस है तो इतना ही
1.6 × 10⁻⁻19 कूलम का आपको प्लस लेना पड़ेगा। तो समान परिमाण में समान, मैग्नीट्यूड समान और विजातीय दोनों का जाति अलग हो, मतलब एक प्लस है एक माइनस है। बिंदु आवेश जैसा कि कूलम लॉ में हम लोग बात कर चुके हैं। तो बिंदु आवेश का कोई युगल जिसके बीच में दूरी दो a है, विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। दोनों आवेशों को संयोजित करने वाली रेखा, जो ये रेखा है, किसी दिशा को परिभाषित करती है। अब एक चीज यहाँ पर ये भी है कि हम इसमें ये जो डाइपोल बन रहा है, विद्युत द्विध्रुव बन रहा है, इसकी दिशा बनाएंगे और इसकी दिशा हम प्लस से माइनस की तरफ रखेंगे। जो डाइपोल होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है, इसकी दिशा हम माइनस से प्लस की तरफ रखेंगे। मैंने सारी उल्टा बोल दिया, माइनस से प्लस की तरफ, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होती है। और याद रखना, ये दिशा इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा के उल्टी होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो हमेशा प्लस से माइनस की तरफ होती है। याद रखो, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से माइनस की तरफ होती है और जो आप इलेक्ट्रिक डाइपोल ले रहे हो इसकी दिशा माइनस से प्लस की तरफ होती है। मामला उल्टा होता है। अब सवाल हुआ कि जब दिशा ही बनानी थी तो उल्टा क्यों बना दिया? अरे जिस दिशा में इलेक्ट्रिक फील्ड मानते वैसे ही डाइपोल की भी दिशा कर देते। लेकिन फिर इसके पीछे भी एक बहुत ही मजबूत कारण है, आप आगे पढ़ोगे। जब हम किसी बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल को रोटेट होता हुआ देखेंगे तो फिर हम वहां पर पाएंगे कि डाइपोल रोटेट क्यों हो रहा है, क्योंकि वो बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में अपनी दिशा को फिक्स करना चाह रहा है। वो रोटेट होकर के अपने डाइपोल की डायरेक्शन को इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लाना चाह रहा है, इसलिए वो ऐसा कर रहा है। तो हम लोग जब डाइपोल का टॉर्क और मोशन देखेंगे तब वहां पर उसका कारण और अच्छे समझ पाएंगे। फिलहाल के लिए आप इतना समझते रहिए कि इलेक्ट्रिक डाइपोल की दिशा निगेटिव से पॉजिटिव चार्ज, ऑब्वियस सी बात है, चार्जों की तरफ, तो निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होती है, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा हमेशा पॉजिटिव चार्ज से निगेटिव चार्ज की तरफ मानी जाती है। हमारी कन्वेंशन है। तो ये हो गया। अगला पैराग्राफ है, प्रत्यक्ष रूप से वैद्युत द्विध्रुव का कुल आवेश शून्य होता है। हाँ भाई ठीक है, दो चार्ज है, छोटी दूरी पर रखे हैं, तो अगर आप कोई बॉक्स बनाओ, इस बॉक्स को बनाओ और देखो बॉक्स के अंदर कितना चार्ज है, तो आप कहोगे वहीं पर प्लस है वहीं माइनस है, दोनों का जोड़ आपको दे देगा 0। तो ये लिखा है 0। प्रत्यक्ष रूप से वैद्युत द्विध्रुव का कुल आवेश शून्य होता है, परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि द्विध्रुव का वैद्युत क्षेत्र भी 0 होता है। हाँ, चार्ज तो अलजेब्रिक सम से जुड़ जाते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड उसका 0 नहीं होता है। अगर लाइनें एक जगह से यहाँ जा रही हैं, इस तरह से लाइनें प्लस से माइनस की तरफ जा रही होती हैं, यहाँ पर ऐसे क्षेत्र होते हैं, यहाँ ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड रहता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का असर होता है। क्योंकि आवेश प्लस क्यू तथा माइनस क्यू में कुछ पृथक्करण है, मतलब कुछ दूरी है, तो इनके कारण विद्युत क्षेत्र जब जोड़े जाते हैं तब ये पूरी तरह से एक दूसरे को निरस्त नहीं करते। तो निरस्त कब होता है, जरा आप समझो। जैसे हमने कहा कि सपोज हमारे पास, जस्ट अ मिनट, जैसे सपोज हमारे पास ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, और ये दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड है। एक इलेक्ट्रिक फील्ड ये, एक इलेक्ट्रिक फील्ड ये। तो ये है, देखो इसमें कलर कुछ बने, इसमें तो व्हाइट है, चौक के बॉक्सेस हैं। तो आपके पास क्या, अगर ये दोनों एक दूसरे के ऊपर होते हैं ऐसे, तो हम कहते हैं ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे के ऊपर है, एक दूसरे के चार्ज और फील्ड सबको न्यूट्रलाइज कर दे रहे हैं, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा कुछ हो रहा है। जब प्लस चार्ज है तो प्लस चार्ज रखा तो इलेक्ट्रिक लाइंस यहाँ पर इस तरह से बाहर की तरफ है, ऐसा होता है। अब आप क्या करो, इसी जगह पर नेगेटिव चार्ज रख दो, तो उस पे हर जगह पर जो लाइन होंगी वो इस तरह से अपोजिट होंगी। तो आप ये देख रहे हो कि अगर आप पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज सब एक ही जगह पर रख दे रहे हो तो दे आर परफेक्टली कैंसिलिंग ईच अदर। सो हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड को आइडियली 0 होता हुआ देख रहे हैं। लेकिन अगर यहाँ आपने कहा कि प्लस चार्ज थोड़ा इधर है और माइनस चार्ज थोड़ा सा इससे सेपरेटेड है, तो यहाँ पर क्या हो रहा होगा, प्लस चार्ज की लाइनें यूं जा रही हैं एंड दे स्टार्ट टू टर्मिनेट ओवर द नेगेटिव चार्ज। ये सिचुएशन से ये सिचुएशन डिफर हो गई है, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, आपके पास ये फील्ड है, ये ऐसे गया होगा, फिर ऐसे जाएंगे, फिर ऐसे जाएंगे, फिर इस तरह से लाइनें तो जा रही है यहाँ से यहाँ तक। ये सारे फील्ड, ये सारे पॉइंट हैं, ये सारे पॉइंट हैं जहां आपको इलेक्ट्रिक लाइन इसका टेंजेंट इस तरह से दिख रहा है, यानी कि नाउ
इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट परफेक्टली कैंसिलिंग ईच अदर, तो वहां कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो ये लिखा है इसके कारण विद्युत क्षेत्र जब जोड़े जाते हैं तब ये एक दूसरे को यथार्थ रूप से निरस्त नहीं करते हैं, परंतु यदि द्विध्रुव बनाने वाले आवेशों के पृथक्करण की तुलना में दूरी अधिक है तो Q1 एंड Q2 के कारण क्षेत्र लगभग निरस्त हो जाते हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि भाई हमने चार्ज एक प्लस चार्ज यहाँ रखा, एक माइनस चार्ज यहाँ रखा, और हम कहाँ से देख रहे हैं, हम इसे यहाँ से देख रहे हैं। ये हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट है इतनी दूरी तक। तो इतनी दूरी तक जब आप जाओगे तो आप देखोगे कि इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड ने अपना सारा मामला यही सुलझा लिया है, सुलझा लिया है। यहाँ तक उस तरह से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड का असर आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। या कह लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड अब देखो वैसे क्या होता है, प्लस चार्ज है, अब इसकी इलेक्ट्रिक लाइन जा रही है, कहीं खत्म नहीं हो रही है, तो अब आप यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, तो आप इन लाइनों के बीच में दूरी बढ़ती हुई देख रहे हो। तो आपने कहा यहाँ स्ट्रेंथ कम है, यहाँ थोड़ी ज्यादा, यहाँ थोड़ी ज्यादा, यहाँ थोड़ी ज्यादा, लेकिन जब ऐसा हो रहा है, यहाँ प्लस माइनस यहीं पे थे तो इसकी लाइनें गई यहाँ तक चली गई, वो इस तरह से डाइवर्ट आउट नहीं हो रही, वो यहाँ से निकल रही, यहाँ खत्म हो रही, चलो यहाँ से गई, यहाँ खत्म हो गई, चलो एक लाइन यहाँ से चली और इस तरह से घूम करके यहाँ आई, एक लाइन ये चली और घूम करके यहाँ आई, फिर एक लाइन पूरी यहाँ चली और घूम करके इनके बगल से इस तरह से कुछ आई। तो इसको जो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड दिख रही होगी वो कंपैरेटिवली बहुत कम मैग्नीट्यूड की दिख रही होगी, और संभवतः वो इतना छोटा हो गया हो मैग्नीट्यूड की, उसकी उसकी वो प्रैक्टिकल अपरेटस से उसको ना नाप पाया जाए यहाँ पे जो ऑब्जर्वर खड़ा हो। तो हम कहेंगे कि जितनी तेजी से इलेक्ट्रिक फील्ड एक सिंगल चार्ज की डिक्रीज करती है उसकी तुलना में काफी तेजी से इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे इलेक्ट्रिक डायपोल की रिड्यूस होती है, और वही लिखा है कि लगभग निरस्त हो जाते हैं। अतः अधिक दूरियों पर यदि किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र 1/r² एकल आवेश Q के कारण R पर निर्भरता जो है, तो अगर कोई एकल आवेश है, सिंगल चार्ज है, तो इसके साथ अगर दूरी 1/r² के हिसाब से कम होता है, तो जहां दो चार्ज रखे हैं तो इनकी वजह से जो डिक्रीज होगा वो और तेज होगा, 1/r³ के हिसाब से होगा। तो समझो इस बात को, देखिए इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये निकल के आता है, जस्ट इसको मैं साफ कर देता हूं। इसका मतलब कुछ इस तरह से निकल के आता है कि जैसे मान लें कि हमारे पास एक एकल चार्ज, सिंगल चार्ज है, एकल आवेश है, तो एकल आवेश सिंगल चार्ज है, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ, मान लो आपने R की वैल्यू 1 रखी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोर्शनल है 1/r², तो ये हो गया R बराबर 1 पर E की वैल्यू जो भी थी E 0 थी, R बराबर 2 पर तो हो गया E/2 का स्क्वायर 4 हो गई, R बराबर 3 पर E/9 हो गया, R/4 पर E/16 हो गया। सिंगल चार्ज के लिए, ये सिंगल चार्ज के लिए था। अब हम इधर डायपोल के लिए देखते हैं। डायपोल के लिए क्या होगा, डायपोल के लिए जो E है प्रोपोर्शनल होता है 1/r³। अब हम लोग उसको प्रूफ भी करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला प्रूफ करेंगे, लेकिन अभी देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हुआ, R बराबर 1 पर 1/1² था, 1/1³ तो E0 रहा, E कुछ E0 ही रखते हैं। यहाँ पर क्या हुआ, E/8 हो गया, क्योंकि r³ है 2⁻³ यानी Q, तो इधर हो गया E/27 और ये हो जाएगा E/64। तो आप खुद ही देख रहे हो, एक सिंगल चार्ज की वजह से आप 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर पे जा रहे हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को 4 मीटर पर जितना था उससे 16 गुना कम महसूस कर रहे हो। लेकिन डायपोल से जब आप 4 मीटर पे जाते हो तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 64 टाइम्स कम हो जाती है। तो अगर हम कोई ग्राफ इसके बीच में प्लॉट करना चाहें, तो जैसे ये डिक्रीज हो रहा है r² का, मेरे ख्याल से इस तरह का डिक्रीज होना चाहिए r³ का, तो ये r³ का डिक्रीज है, ये 1/r² का डिक्रीज है डिस्टेंस के साथ स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो वही चीज यहाँ पर लिखा है कि काफी तेजी से गिरता है, और इसीलिए काफी दूर अगर आप चले गए तो 1/r³ तो और छोटा हो जाएगा, यानी 0 हो जाएगा।
तो मंद होता है। तो यह गुणात्मक धारणा नीचे दिए गए सुस्पष्ट परिकलन से उत्पन्न होती है। तो आगे जाकर के फिर हम लोग यहाँ पर एक कैलकुलेशन करते हैं, डेरिवेशन करते हैं वैद्युत द्विध्रुव के बारे में। तो जब हम एक इलेक्ट्रिक डायपोल बनाते हैं तो इलेक्ट्रिक डायपोल में दो सिचुएशन होती है जिनके लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन कर सकते हैं। एक तो है हमारा जो इलेक्ट्रिक डायपोल है उसकी अक्ष पर हम देखें इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, और दूसरी स्थिति है कि जो हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल है उसकी इक्वेटोरियल लाइन या विषुवत रेखीय स्थिति पर हम देखें कितना है। तो जरा देखें यहाँ पर हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो हम कहना चाह रहे हैं कि अगर हमारे पास एक प्लस चार्ज है, एक माइनस चार्ज है, इसमें कोई ऐसा रूल मतलब एक आप चाहे प्लस लिखो चाहे माइनस लिखो, चाहे माइनस लिखो चाहे प्लस लिखो, हमें सिर्फ दो अपोजिट चार्ज यहाँ पर बनाने हैं। तो ये जो है ये इसकी अक्ष है, दिस इज कॉल्ड द एक्सिस, ठीक है। और इसका जो मध्य बिंदु है ये है, यहां से होकर के जो परपेंडिकुलर लाइन जाती है जो कि इसके साथ 90 डिग्री पे होती है, इसे हम इक्वेटोरियल लाइन कहते हैं। एक्सियल लाइन है, इक्वेटोरियल लाइन है। अब आप ऑब्जर्वेशन करना चाहते हो, आप एक ऑब्जर्वर हो, आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेशन करना चाहते हो, आप चाहे यहाँ हो चाहे यहाँ हो चाहे यहाँ हो, ऐसा कोई चूज कर सकते हो। तो आपके लिए ए बी सी कोई पॉइंट, या आप यहाँ पर हो यहाँ पर हो यहाँ पर हो, तो पी क्यू आर इस तरह से कुछ पॉइंट चूज कर सकते हो। और हम ये देखेंगे कि चार्जों के साथ जब हम इस तरह से एक्सिस की तरफ आते हैं तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का व्यवहार अलग सा दिखाई पड़ता है, और जब हम इक्वेटोरियल पर मूव कर रहे होते हैं तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का व्यवहार अलग सा दिखाई पड़ता है। सवाल है ऐसा क्यों? तो उसका बड़ा अच्छा सा रीजन है, आप खुद ही देखिए। मैथमेटिक्स तो करेंगे अभी, देखो वो तो मैथमेटिक्स है। फिजिक्स क्या हुई? फिजिक्स इज समथिंग that required minimum involvement of mathematics, more involvement of logic and connecting the concepts, earlier concepts जो आप पहले सीख चुके हैं उनको जोड़ के तर्क निकालना, उसमें से कुछ ऐसा निकाल लेना कि जो अभी आपने गणित का इस्तेमाल नहीं किया, गणित से पहले आप उसमें से कुछ एक्सट्रैक्ट कर लो। गणित तो अल्टीमेट टूल है, वो तो ब्रह्मास्त्र है, वो तो चलेगा तो पूरा कॉन्सेप्ट बिखर के आपके सामने तो आ ही जाएगा। बट बिफोर यूजिंग दैट ब्रह्मास्त्र, आप अपना जो बौद्धिक ब्रह्मास्त्र है उसको इस्तेमाल करें और कोशिश करें चीजों को वहां से ग्रैब करने की। दिस इज व्हाट द ब्यूटी ऑफ फिजिक्स, दिस इज द ब्यूटी ऑफ फिजिक्स, the analysis, the rigorous analysis without using mathematics, and then आप मैथमेटिक्स यूज करो एंड देन कंपेयर करो कि मैथमेटिक्स की जो रीजनिंग आपको मिली है और जो आपने उससे पहले रीजनिंग मिलाई है उसमें कितना सिमिलैरिटी है। जब उस सिमिलैरिटी को आप देखोगे तब आपको पता चलेगा कि आप सोचने में कहाँ मिस कर रहे थे, कहाँ चूक रहे थे। और सबसे खास बात यह है कि मैथमेटिकल रिजल्ट देखने के बाद आपको एहसास होता है कि ये चीज लॉजिकली भी सोची जा सकती थी, somehow आपने मिस कर दिया। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ फिजिक्स एंड वी विल ट्राई टू, जहां कहीं भी संभव हो आपके स्तर पर उसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। देखो भाई ऐसा होता है जब आप एक्सिस की तरफ होते हो, तो जैसे आप एक्सिस में चाहे तो इस तरफ की दिशा चुनो आती हुई जाती हुई, चाहे आप इस तरफ की दिशा चुनो आती हुई जाती हुई। तो देखो जब आप यहां पर हो तो उस समय आपकी एक चार्ज से दूरी कम है, तो मालूम है E जो होता है वो 1/r² हिसाब से होता है। तो अगर R कम होगा तो जो E है वो ज्यादा होगा। तो यानी कि आप अगर यहां पर हो तो आप नेगेटिव चार्ज की वजह से ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड महसूस कर रहे हो एज कंपेयर टू द पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज से आप दूर हो। तो आप जब यहां पर हो तो आपके ऊपर ज्यादा प्रभाव किसका है? नेगेटिव चार्ज का। कंपैरेटिवली कम प्रभाव है पॉजिटिव चार्ज का। तो जो ये एक्सिस होती है ना, ये बायस वाली जगह होती है। अगर आप इस तरफ से आ रहे हो तो आप सामने नेगेटिव चार्ज देख रहे हो, तो आपके ऊपर उसका असर रहेगा।
अगर आप इस तरफ से आ रहे हो तो आप पॉजिटिव चार्ज देख रहे हो, तो आपके ऊपर उसका असर होगा। आप एक चार्ज के इन्फ्लुएंस में ज्यादा हो गया एज कंपेयर टू द दूसरा चार्ज, तो जाहिर सी बात है इसका असर तो पड़ेगा ही आपके ऊपर, है ना, आप किस तरफ से प्रवेश कर रहे हो। लेकिन जरा सोचो, आप यहां से आ रहे हो, इस तरफ से आ रहे हो या इस तरफ से आ रहे हो, आप किसी पॉइंट को चुनो, यहां से इसकी दूरी भी मान लो L है, यहां से इसकी दूरी भी L होगी, तो इस इक्वेटोरियल लाइन पे जितने पॉइंट आपको मिलेंगे उन पॉइंट पे कोई बायसिंग नहीं होगी, आपको वो सारे पॉइंट बराबर दूरी के मिलेंगे इन चार्जेस से। तो हम ये नहीं कह सकते यहां पर कि हम किसी के प्रभाव में ज्यादा है, किसी दूसरे प्रभाव में कम है, तो हम थोड़ा अनबायस्ड तरह से, ये दिशा थोड़ी अनबायस्ड है मतलब हम दोनों चार्जों से हमको बराबर दूरी, हम दोनों से बराबर मात्रा में दूर है, तो हम कह सकते हैं हम दोनों प्रभाव में बराबर रूप से हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का ओवरऑल असर होता है वो कुछ और होता है, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू में असर आ जाता है। और जब हम एक्सिस की तरफ से आते हैं तो हम किसी एक के प्रभाव में होते हैं, किसी एक के इन्फ्लुएंस में होते हैं, तो इसका जाहिर से मतलब है कि उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का असर है वो थोड़ा सा हम पर हावी सा होगा, कुछ ना कुछ उसका असर होगा। तो वो जो असर क्या होगा उस चीज को हम लोग देखेंगे। अच्छा, एक तो ये एनालिटिक तरीका, एक तो ये लॉजिकल तरीका हो गया, फिजिक्स का लॉजिकल तरीका हो गया। अभी हम इसकी पॉसिबली अगली क्लास में हम इसकी मैथमेटिक्स करेंगे, तो उसमें हम मैथमेटिकली चीज को होता हुआ देखेंगे। एक तीसरा तरीका भी होता है इसको समझने का और फिजिक्स को समझने का, दैट इज द डायग्राम। हम डायग्राम बनाएंगे, हम ना गणित करेंगे ना लॉजिक करेंगे, हम डायग्राम बनाएंगे और उस डायग्राम को बहुत ध्यान से देख करके हम कहेंगे ओके ये देखो यहाँ दिख रहा है कि इस डायग्राम से लाइंस, इलेक्ट्रिक लाइन से दिख रहा है, अच्छा इस लाइन की वजह से यहाँ पर ओके ये डेंसिटी यहाँ अलग है इलेक्ट्रिक लाइंस की, तो हमें मालूम है कि डेंसिटी जो होती है इलेक्ट्रिक लाइन को उसकी स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करती है। तो हम देखेंगे कि एक्सियल लाइन पर जो इलेक्ट्रिक लाइंस की डेंसिटी है वो डिफरेंट है और जो इक्वेटोरियल लाइन है उस पे जो इलेक्ट्रिक लाइन की डेंसिटी वो डिफरेंट है। उसी डिफरेंसेस को देख करके हम ये जान सकते हैं ओके दिस इज द मीनिंग ऑफ कि इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल पर अलग है और एक्सियल पर अलग है। तो आप देख रहे हो कि किसी फिजिक्स में हम किसी प्रॉब्लम को टैकल जब करते हैं तो कई तरह से उसके ऊपर अटैक करते हैं, लॉजिकली, मैथमेटिकली, डायग्रामेटिकली, इस तरह से। एंड देन एक और तरीका होता है जो काफी पावरफुल है, एक्सपेरिमेंटली। तो हम तो साइंटिस्ट क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, then they recheck करते हैं, then they start to perform the logical understanding, then someone start to do the mathematical understanding, और कोई उसको डायग्रामेटिकली, ग्राफिकली उसको सिमुलेट कर रहा है, ग्राफिकल ग्राफ के थ्रू, चार्ट के थ्रू उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जब आप किसी प्रॉब्लम को मल्टीपल डायमेंशन से अटैक करते हैं, then you start to understand the problem and then you start to get the idea of the solution. This is how the science is growing. ठीक है प्यारो, तो अभी मैं यहीं पर रुकता हूँ आज के लिए, because this is a new format for me to post the video. Earlier वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते थे, नाउ ये तो मुझे कुछ थोड़ा सा देखना है कि कितनी कैपेसिटी है, कितनी जीबी का ये फोन से रिकॉर्डिंग हो रही, कोई मेरे पास डिजिटल कैमरा या DSLR या उस तरह कैमरा तो नहीं है, फोन के साथ रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो कितना जीबी इसने किया, फिर तो कैसे मैनेज करना है। मुझे लगता है इस समय के साथ साथ थोड़ा सा हम इस पे और फेमिलियर होंगे, इसको और अच्छे सीखेंगे और आप भी काफी कुछ इसमें इंसाइटफुल तरीके से इसको सीखोगे। तो चलो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, और अगली क्लास में हम लोग मैथमेटिकल डेरिवेशंस करेंगे इस इलेक्ट्रिक डायपोल कंडीशन का। ओके, अपना ध्यान रखिए, हैव अ नाइस डे, नमस्कार।